हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है। इस सेशन में हम लोग बेसिकली टॉर्सनल मोमेंट्स, ठीक है, किसी भी शाफ्ट में, सर्कुलर शाफ्ट में ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है उस पर बेस्ड हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, दैट मीन्स सिंपली आप ये कहेंगे कि टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, सेशन को स्टार्ट किया जाए। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि व्हेन ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए ट्विस्टिंग मोमेंट, जब किसी शाफ्ट पर एक ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया जाएगा, एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विल बी अंडर। तो क्रॉस सेक्शन, जो शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है, तो एवरी क्रॉस सेक्शन पर कौन सा स्ट्रेस लगेगा। ओके, तो यहां पर ध्यान से आप देखेंगे, आपसे स्ट्रेस पूछा जा रहा है। तो मैं आपको यहां पर बता देना चाह रहा हूं कि आप जब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ते हैं, स्ट्रेस का यदि टाइप्स के बारे में बात किया जाए तो स्ट्रेस बेसिकली माय डियर दो टाइप का होता है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। अब देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस भी दो टाइप का होता है। एक होता है आपका, सिंपली आप इसको एक्सियल स्ट्रेस बोलेंगे, एक्सियल स्ट्रेस। एक होता है माय डियर फ्रेंड बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस में अगर देखा जाए तो एक होता है आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, एंड सेकेंड स्ट्रेस इज टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, मैं यहाँ पर टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो उसका नेचर होता है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस वो नेचर है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो इतने टाइप का आप स्ट्रेस पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्सियल स्ट्रेस किस बार में इंड्यूस होगा। तो जिस बार में माय डियर फ्रेंड, मान लीजिए कि ये आपका बार है और इस बार पर यदि एक्सियल लोड काम करेगा तो वहां पर आपको एक्सियल स्ट्रेस मिलेगा। बेंडिंग स्ट्रेस कहां पर इंड्यूस होगा, तो यदि किसी बीम में बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, अगर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो वहां पर हमें बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा। ओके, और ये बेंडिंग स्ट्रेस भी क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या है माय डियर, तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का मतलब आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि ये आपका सिंपल शियर स्ट्रेस। जैसे मान लीजिए कि ये बीम है और इस बीम पर एक शियर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इस शियर फोर्स के कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा इस बीम में, उसे हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन फिर शियर स्ट्रेस एक और टाइप का होता है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ये शियर स्ट्रेस माय डियर कहां पर इंड्यूस होगा, यदि आपके पास कोई शाफ्ट है, ठीक है, कोई मान लीजिए सर्कुलर शाफ्ट है और इस सर्कुलर शाफ्ट पर आप ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स आप इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस शाफ्ट के लिए, इस शाफ्ट के हर एक सेक्शन पर जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा उसे हम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। और यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि किसी शाफ्ट पे हम ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई करेंगे तो वहां पर शाफ्ट पर कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा। तो माय डियर कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा, तो आप देख पा रहे हैं ये आपका टॉर्सनल शियर स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है शियर स्ट्रेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस बेसिकली दो टाइप का होता है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एंड टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं।
अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्शन इज, आपसे बोला जा रहा है कि किसी भी सर्कुलर शाफ्ट में यदि ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, अंडर टॉर्शन बोल रहा है, दैट मीन्स वहां पर ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है। तो यदि किसी सर्कुलर शाफ्ट पर ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा हो तो उस शाफ्ट के सेंटर पर शियर स्ट्रेस कितना इंड्यूस होगा। ओके, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, मान लीजिए मान लीजिए कि ये आपका दिस इज योर शाफ्ट, ये मान लीजिए आपका शाफ्ट है। ओके, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और इसका क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शन माय डियर फ्रेंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ओके, चलिए, तो यहां पर यदि इस शाफ्ट पर ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया जा रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट टी लगाया जा रहा है, दैट मींस टॉर्क अप्लाई किया गया है, एक्सटर्नल टॉर्क लगाया गया है, तो यहां पर इस शाफ्ट के सेंटर पर शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो आइए पहले हम लोग यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि टॉर्शन इक्वेशन क्या होता है। जिस तरह आपने बेंडिंग इक्वेशन देखा था उसी तरह टॉर्शन इक्वेशन का फॉर्म भी आप देख लीजिए। टॉर्शन इक्वेशन ये होता है माय डियर टी आर बाई जे इज इक्वल टू टाउ मैक्स बाय आर इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल। टी आर बाय जे इज इक्वल टू टाउ बाय आर इज इक्वल टू जे थीटा, सॉरी जी थीटा बाय एल। बात समझ में आ रहा है। चलिए, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं टॉर्शन इक्वेशन। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पर। चलिए मैं थोड़ा सा इसको और आसान तरीके से बता रहा हूँ, तो इसको आप ले लीजिए टाउ बाय आर। टाउ बाय आर, आर क्या है, ये स्मॉल आर क्या है, ये स्मॉल आर एट एनी रेडियस है। इस शाफ्ट का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। स्मॉल आर का मतलब क्या है कि सेंटर से किसी भी रेडियस पर, सेंटर से किसी भी रेडियस पर शियर स्ट्रेस फाइंड कैसे करेंगे। तो अगर इन दोनों टर्म से देखा जाए तो आप क्या बोलेंगे, सो हियर टाउ इज इक्वल टू टी आर इंटू आर बाय जे, यही आप देखेंगे। सो शियर स्ट्रेस हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द शाफ्ट। और ये स्मॉल आर क्या है, शाफ्ट का टोटल रेडियस नहीं है, दैट मींस शाफ्ट का रेडियस नहीं है, ये आपका कोई भी रेडियस, कहीं पर भी अगर हमें स्ट्रेस निकालना हो तो आप यहाँ पर वो आर पुट करेंगे, दैट मींस इसे आप लोकल रेडियस भी कह सकते हैं, लोकल रेडियस। ओके, तो यहाँ पर आर का पावर 1 है, दैट मींस शियर स्ट्रेस का वेरिएशन यहाँ पर कैसा होगा, लीनियर वेरिएशन होगा, लीनियर वेरिएशन। ओके, यहाँ पर टाउ क्या है, टाउ है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। यहाँ पर आप एक टर्म देख रहे हैं टी आर, टी आर को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जिस तरह हमने बेंडिंग इक्वेशन में देखा था एम आर, वो भी क्या था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। उसी तरह यहाँ पर टी आर क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पर देखते हैं टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल। अब आप खुद सोचिए, जब ये स्मॉल आर कैपिटल आर हो जाएगा एट आर इज इक्वल टू आर, यानी स्मॉल आर सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू स्मॉल आर का यही हो सकता है, तो उस टाइम आपका शियर स्ट्रेस क्या होगा माय डियर, तो आप बोलेंगे सर टाउ मैक्स होगा। उस टाइम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स होगा, और ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कहां पर होगा, तो आप बोलेंगे सर ऑन द सरफेस, सरफेस पर, सरफेस पर आपका शियर स्ट्रेस क्या हो गया माय डियर, मैक्सिमम हो गया। यानी यहां पर माय डियर ये वाला जो आप सरफेस देख रहे हैं, ठीक है, इस सरफेस के लिए माय डियर क्या होगा, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा।
ओके। अब शियर स्ट्रेस जीरो कहां पर होगा, मिनिमम कहां पर होगा, तो देखिए एट आर इज इक्वल टू जीरो। जहां पर आर जीरो होगा, आर जीरो कहां पर होगा माय डियर, एट सेंटर ऑफ शाफ्ट, एट सेंटर ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट के सेंटर पर आपका स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वहीं से सेंटर से ही आर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आर का वैल्यू उसके लिए जीरो हो जाएगा सेंटर के लिए। और जब आर का वैल्यू जीरो होगा तो यहां से आप देख सकते हैं, सो टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो टाउ विल बी जीरो एट द सेंटर, एट द सेंटर। तो यहां पर शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे होगा, ओवर द डेप्थ ऑफ बीम अगर आप बात करें, ओवर द डेप्थ ऑफ बीम यदि आप बात करें तो देखिए शियर स्ट्रेस का वेरिएशन माय डियर फ्रेंड, मैं यहां पर आपको बना के दिखा दे रहा हूं। शियर स्ट्रेस का वेरिएशन देखिए इस तरीके से होगा, ये हो गया शियर स्ट्रेस का वेरिएशन। यहां पर देखिए सरफेस पर टाउ मैक्स है, नीचे भी सरफेस पर टाउ मैक्स है, लेकिन सेंटर पर शियर स्ट्रेस क्या हो गया है, जीरो हो गया है। और आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि बाबू बताओ कि शाफ्ट के सेंटर पर शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर टी आर के बारे में समझ लेते हैं, टी आर के बारे में। देखिए ये टी क्या है, तो टी माय डियर क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल ट्विस्टिंग मोमेंट, एक्सटर्नल ट्विस्टिंग मोमेंट, या आप इसी को एक्सटर्नल टॉर्क भी कह सकते हैं। और ये टी आर क्या है, तो इसे हम लोग रेजिस्टिंग ट्विस्टिंग मोमेंट कहेंगे, रेजिस्टिंग ट्विस्टिंग मोमेंट, या इसे आप सिंपली मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। सो दिस इज रेजिस्टिंग ट्विस्टिंग मोमेंट। अब इसका मतलब समझिए, आप खुद सोचिए, इस शाफ्ट पर बाहर से मान लीजिए कि ये शाफ्ट है और बाहर से आपने एक टॉर्क लगाया, एक ट्विस्टिंग मोमेंट आपने लगाया, तो ये क्या हो गया, कैपिटल टी, दैट मींस एक्सटर्नल ट्विस्टिंग मोमेंट। तो फिर ये बॉडी क्या होगा, ये बॉडी आपका ट्विस्ट होगा। तो ट्विस्ट यहाँ पर क्या होगा, डिफॉर्मेशन। यहाँ पर डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो जो यहाँ पर ट्विस्ट होगा, उस ट्विस्ट को ये बॉडी रोकना चाहेगा, और उसके लिए इस बॉडी को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इस बॉडी में एक रेजिस्टिंग ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस होता है अपोजिट डायरेक्शन में। आप ट्विस्ट अगर इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर एक रेजिस्टिंग ट्विस्टिंग मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा, और उसी रेजिस्टिंग ट्विस्टिंग मोमेंट को हम टी आर कहते हैं। तो अब आप सोचिए, अगर सेफ डिजाइन की बात की जाए, फॉर सेफ डिजाइन, अगर ये बोला जाए कि बाबू सेफ डिजाइन का क्या कंडीशन होगा, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि जो हम बाहर से ट्विस्टिंग मोमेंट लगा रहे हैं वो बॉडी के रेजिस्टिंग ट्विस्टिंग मोमेंट से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचिए, आपने बाहर से ट्विस्टिंग मोमेंट लगाया और बॉडी का जो रेजिस्टिंग पावर है, जो रेजिस्टिंग कपल है, रेजिस्टिंग मोमेंट, वो मान लीजिए थोड़ा कम है, और बाहर जो आप मोमेंट लगा रहे हैं वो ज्यादा मोमेंट आपने लगा दिया, तो बॉडी फेल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक्सटर्नल ट्विस्टिंग मोमेंट हमेशा ही रेजिस्टिंग ट्विस्टिंग मोमेंट से या तो कम होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गया, ओके। चलिए अब यहां से देखिए, अब यहां से अब आपको देखना है, ये तो हो गया आपका इस तरह ट्विस्टिंग मोमेंट के बेसिस पर। लेकिन अगर सेफ डिजाइन को स्ट्रेस के टर्म्स में देखा जाए, स्ट्रेस के टर्म्स में, तो आप क्या लिखेंगे, यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस शुड बी लेस देन टाउ परमिसिबल। अगर आप स्ट्रेस के टर्म्स में बोलेंगे तो सेफ डिजाइन के लिए क्या कंडीशन है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड विल बी लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस। ओके, और यहां पर टाउ मैक्स को आप क्या लिखेंगे,
यहाँ पर टाउ मैक्स को हम क्या लिखेंगे उस चीज को समझते हैं। आइए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए आपने कौन सा इक्वेशन देखा है, आपने देखा टी आर बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर। ओके, सो टी आर बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाय स्मॉल आर। अगर हम आर कैपिटल ले लेते हैं तो उस टाइम शियर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम। ओके, सो यहां से टाउ मैक्स इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे माय डियर, टी आर डिवाइड बाय जे बाय आर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसी जे बाय आर को हम लोग पोलर सेक्शन मॉडुलस कहते हैं। तो देखिए टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या मिल गया, टी आर बाई जेड पी। जेड पी इज कॉल्ड पोलर सेक्शन मॉडुलस, ये आपका फॉर्मूला है टी आर बाई जेड पी। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। या इसे आप सिंपली क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, टी बाई जेड पी, टी बाई जेड पी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माय डियर फ्रेंड टी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो टी, वो किसके बराबर होगा, टी आर के बराबर होगा। मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट का वैल्यू टी आर के बराबर हो सकता है, तो इसीलिए हमने टी आर की जगह पर टी पुट कर दिया वहां पर। तो आइए अब यहाँ पर टाउमैक्स का जो फॉर्मूला है टी बाय जेड पी, ये लेस देन होना चाहिए टाउ परमिसिबल। ओके, सो टी लेस देन इक्वल टू जेड पी टाउ परमिसिबल, जेड पी टाउ परमिसिबल। अब इस दोनों को आप कंपेयर कीजिए, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को आप कंपेयर करेंगे तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पर टी आर लिखा हुआ है और यहाँ पर जेड पी इंटू टाउ परमिसिबल लिखा हुआ है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। सो टी आर इज इक्वल टू जेड पी इंटू टाउ परमिसिबल, ये आपका टी आर का फॉर्मूला हो गया। जेड पी क्या है, पोलर सेक्शन मॉडुलस, ये किसके बराबर होता है, जे बाय आर के बराबर होता है। जे क्या है यहाँ पर, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पर टाउ परमिसिबल तो आप जानते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि इस इक्वेशन का यूज कहां पर करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, जहां पर हमें टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी चेक करना हो, किसी शाफ्ट का स्ट्रेंथ चेक करना हो, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि उसका टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कितना है। तो जब उसका टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी चेक करना हो किसी शाफ्ट का, या उसका स्ट्रेंथ चेक करना हो, तो हम लोग वहां पर इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, टी आर का यूज करेंगे, क्योंकि टी आर क्या है, रेजिस्टिंग मोमेंट है। तो इससे हमें स्ट्रेंथ का पता चलेगा कि वो शाफ्ट, उस शाफ्ट के पास कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेंथ है उस शाफ्ट के पास जो ट्विस्टिंग मोमेंट को रोक रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो जहां पर स्ट्रेंथ की बात होगा वहां पर हम लोग टीआर का ही यूज करेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, फॉर द टू शाफ्ट्स कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर दो शाफ्ट को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इन ईच शाफ्ट इज सेम। तो बताइए कि दोनों शाफ्ट में क्या चीज सेम हो जाएगा, दोनों शाफ्ट में क्या चीज सेम होगा। तो ध्यान से देखिए माय डियर, मान लीजिए कि दो शाफ्ट पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, आइए हम लोग यहाँ पर दो शाफ्ट देख लेते हैं और दोनों पैरेलल में, दोनों को कनेक्ट भी कर देते हैं। ओके, आइए ये मान लीजिए आपका पहला शाफ्ट है जो कि हॉलो शाफ्ट है, ये आपका हॉलो शाफ्ट है, दिस इज शाफ्ट नंबर 1। और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका सॉलिड शाफ्ट है माय डियर, अंदर में आप जो देख रहे हैं ये क्या है, सॉलिड शाफ्ट, शाफ्ट नंबर 2। ये दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। अगर यहाँ पर हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई कर दें, इस पैरेलल कनेक्टेड शाफ्ट पर यदि हम ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई कर दें माय डियर, तो क्या होगा देखिए, तो इस दोनों शाफ्ट में, इस दोनों शाफ्ट का एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम हो जाएगा। आप खुद सोचिए, दोनों शाफ्ट पैरेलल में कनेक्ट है और आप उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, तो दोनों शाफ्ट एक ही साथ, एक ही साथ ट्विस्ट होगा ना, और वो सेम एंगल से ट्विस्ट होगा। तो याद रखना है, जब भी शाफ्ट पैरेलल में कनेक्ट हो,
शाफ्ट इन पैरेलल कनेक्शन, जब भी शाफ्ट पैरेलल में कनेक्ट हो माय डियर, तो वहां पर आपको 2 पॉइंट याद रखना है। शाफ्ट इन पैरेलल कनेक्शन में आपको 2 पॉइंट याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट ये आप ट्विस्टिंग मोमेंट टी लगा रहे हैं, तो ये जो ट्विस्टिंग मोमेंट आप बाहर से लगा रहे हैं, तो इन दोनों शाफ्ट में ये ट्विस्टिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका कुछ पार्ट जो है वन शाफ्ट बियर करेगा, कुछ पार्ट सेकेंड वाला शाफ्ट बियर करेगा। मतलब ये टॉर्क दोनों ही शाफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स आप क्या बोलेंगे, सो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, यानी जो टॉर्क होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वहां पर क्यूमुलेटिव हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट क्या होगा माय डियर, अगर शाफ्ट पैरेलल में है तो वहां पर एंगल ऑफ ट्विस्ट दोनों ही शाफ्ट में सेम हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट दोनों में सेम हो जाएगा। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या कह रहा है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए hollow shaft has external and internal diameters of 10 centimeter and 5 centimeter respectively, then torsional section modulus of shaft is। ओके, देखिए एक हॉलो शाफ्ट है, उसका एक्सटर्नल डायमीटर यानी डी नॉट ये आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एंड इंटरनल डायमीटर आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस, मतलब आपसे पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ द शाफ्ट पूछा जा रहा है, पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ शाफ्ट। तो देखिए हम लोग इसका जेडपी कैसे फाइंड आउट करेंगे हॉलो शाफ्ट के लिए। तो अभी आपको कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि जेडपी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, जे बाय आर। ये आपको मैंने बताया जे क्या है, तो जे इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे आप सिंपली आई जेड जेड भी बोलते हैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पोलर एक्सिस। और फिर आई जेड जेड को तो आप जानते हैं क्या लिखते हैं, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। चूंकि ये सर्कुलर शाफ्ट है तो यहाँ पर आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों सेम होगा, तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आई एक्स एक्स। ओके, सो यहां से देखिए, सो जे इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई एक्स एक्स। हॉलो शाफ्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई बाय 64 डी नॉट टू द पावर 4 माइनस इनसाइड डायमीटर टू द पावर 4। यहां से देखिए 2 से 32 टाइम्स में कैंसल आउट होगा, सो पाई बाय 32, और यहां से आप डी नॉट टू द पावर 4 कॉमन निकाल लीजिएगा, तो देखिए क्या बचेगा, 1 माइनस डी आई बाई डी नॉट टू द पावर 4, यही बचेगा जी। ओके, तो अब यहां से देखिए, सो जे इज इक्वल टू पाई बाई 32 डी नॉट टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस इनसाइड डायमीटर डिवाइड बाय आउटसाइड डायमीटर, इसे हम लोग के से डिनोट करते हैं, यानी के इज इक्वल टू इनसाइड डायमीटर डिवाइड बाय आउटसाइड डायमीटर लिखते हैं। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, 1 माइनस के टू द पावर 4। ये हो गया आपका जे का वैल्यू, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो शाफ्ट का एक्सप्रेशन यही होगा। ठीक है, आप इसको याद भी रख सकते हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जेड पी। सो जेड पी क्या हो जाएगा माय डियर, जे बाय आर है ना, जे का वैल्यू अभी आपने निकाला पाई बाय 32 इंटू डी नॉट टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस के टू द पावर 4 डिवाइड बाय आर। यहां पर देखिए तो आर क्या होगा, तो आर होगा जो उसका एक्सट्रीम फाइबर है, सेंटर से एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस। तो डी नॉट है बाहरी डायमीटर,
तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डी नॉट बाई टू, डी नॉट बाई टू। अब यहां से देखिए क्या क्या कैंसल आउट होगा, और कैंसल आउट होने के बाद क्या मिलेगा आपको, सो जेड पी इज इक्वल टू, ये 2 से आपका 32 16 टाइम्स में कैंसल आउट होगा, पाई बाई 16, डी नोट एक कैंसल आउट हो जाएगा, सो डी नोट का पावर 3, 1 माइनस ए टू द पावर 4। ये देखिए आपको एक्सप्रेशन मिल गया। तो ये हो गया आपका ZP का फॉर्मूला, किसके लिए, हॉलो शाफ्ट के लिए, हॉलो शाफ्ट के लिए। ओके, हॉलो शाफ्ट के लिए ZP का देखिए यही फॉर्मूला होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पाई बाय 16 इंटू डी नोट, डी नोट आपको दिया हुआ है 10, 10 का पावर 3 इंटू 1 माइनस के का मतलब क्या है, इनसाइड डायमीटर बाय आउटसाइड डायमीटर, यानी 5 बाय 10 टू द पावर 4। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। सो पाई बाय 16, 10 का पावर 3 दैट मीन्स 1000 इंटू 5 से देखिए 10 2 टाइम्स में कट गया, तो अंदर में आपका बच रहा है 1 बाई 2, 1 बाई 2 का पावर 4 करेंगे तो 1 बाई 16, यानी 1 माइनस 1 बाई 16। ओके, सो पाई बाई 16 इंटू 1000 इंटू 1 माइनस 1 बाई 16 आपका क्या हो जाएगा, 15 बाई 16। तो इसका वैल्यू आप निकाल लेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू देखिए कितना आएगा, इसका जब वैल्यूज आप निकालेंगे तो क्या है, पाई इंटू 1000 इंटू 15, 183.98, 183.98। तो आप इसको अप्रोक्स क्या बोल देंगे, 184 सेंटीमीटर का पावर 3। सो देखिए पोलर सेक्शन मॉडुलस हमने निकाल लिया 184 सेंटीमीटर का पावर 3। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है माय डियर। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। The outside diameter of a hollow shaft is twice its inside diameter. Okay, एक hollow shaft है, ध्यान से देखेंगे आप, एक hollow shaft है my dear, एक hollow shaft है, इसका inside diameter di है और outside diameter बोला जा रहा है कि twice है, twice of inside diameter. Okay, the ratio of its torque transmitting capacity to that of a solid shaft of the same material and the same outside diameter। यहां पर हमें टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी का रेशियो पूछा जा रहा है, किसका किसका रेशियो, तो हॉलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट का टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी का रेशियो। और जो सॉलिड शाफ्ट है उसके बारे में बोला जा रहा है कि सॉलिड शाफ्ट का जो डायमीटर है वो इस हॉलो शाफ्ट के आउटर डायमीटर के बराबर है, दैट मीन्स इसका डायमीटर कितना है, डी नॉट। ये आपका सॉलिड शाफ्ट, सॉलिड, और ये क्या है, हॉलो शाफ्ट। बात समझ में आ गया। एंड दोनों का मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल। अब देखिए जब भी आप क्वेश्चन में सेम मटेरियल देखेंगे, सेम मटेरियल का क्या मतलब होता है कि उसका परमिसिबल स्ट्रेस सेम होगा। यहाँ पर दोनों ही शाफ्ट का मटेरियल सेम है, इसका मतलब है कि टाउ परमिसिबल सेम होगा, टाउ परमिसिबल इज सेम। बात समझ में आ गया। ओके, हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी का रेशियो। और मैंने आपको बताया कि टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी जानने के लिए हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टी आर का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। सो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ हॉलो शाफ्ट डिवाइड बाय टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ सॉलिड शाफ्ट, यही हमें फाइंड आउट करना है, यही हमें निकालना है। बात समझ में आया।
क्योंकि यहाँ पर टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी का रेशियो पूछा जा रहा है। ओके, और टी आर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, जेड पी इंटू टाउ परमिसिबल, जेड पी इंटू टाउ परमिसिबल। ओके, चलिए, तो हॉलो शाफ्ट के लिए आप टी आर को कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे जेड पी फॉर हॉलो शाफ्ट इंटू टाउ परमिसिबल। दोनों का टाउ परमिसिबल तो सेम है, तो वो तो कैंसल आउट होना है। फिर सॉलिड शाफ्ट का टी आर क्या हो जाएगा, जेड पी फॉर सॉलिड शाफ्ट इंटू टाउ परमिसिबल, टाउ परमिसिबल कैंसल आउट। यानी अब पोलर सेक्शन मॉडुलस फॉर हॉलो शाफ्ट एंड पोलर सेक्शन मॉडुलस फॉर सॉलिड शाफ्ट, ये हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए माय डियर, हॉलो शाफ्ट के लिए अभी अभी आपने देखा जेड कैसे निकालते हैं, तो पाई बाई 16 इंटू डी नॉट टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस के टू द पावर 4, ये फॉर्मूला था हॉलो शाफ्ट के लिए। सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पाई बाई 16 इंटू डी नॉट टू द पावर 3। जिस तरह हमने हॉलो शाफ्ट का निकाल कर आपको दिखाया था, सेम उसी टाइप से आप सॉलिड शाफ्ट का भी जेडपी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जेडपी फॉर सॉलिड शाफ्ट, अगर सॉलिड शाफ्ट है माय डियर, तो उसका जेडपी होता है पाई बाई 16 इंटू डी टू द पावर 3। और यहाँ पर डायमीटर कितना है, डी नॉट है, इसीलिए हमने क्या लिखा है, डी नॉट का पावर 3। तो यहाँ से देखिए ये कैंसल आउट हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर रेशियो किसके बराबर होगा, 1 माइनस के टू द पावर 4। और k का वैल्यू क्या होता है, k हम कैसे निकालते हैं, तो k निकालते हैं डी इनिशियल सॉरी इनसाइड डायमीटर बाय आउटसाइड डायमीटर का पावर 4। सो 1 माइनस डी आई बाई डी नॉट कितना होगा, तो यहां से आप देख सकते हैं ये 1/2 है, तो 1/2 का पावर 4। सो 1 माइनस 1/16, और 1 माइनस 1/16 कितना आ जाएगा, 15/16। तो देखिए रेशियो कितना हो गया, टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी का रेशियो आपका आ गया 15/16। यही आपसे पूछा जा रहा था, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, 15/16। तो हमेशा याद रखिए जब भी टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी का रेशियो पूछा जाए, आप खुद सोचिए ना, ये बोल रहा है कितना टॉर्क को ये कैरी करेगा, कितना टॉर्क को कैरी करेगा, तो माय डियर उसका स्ट्रेंथ बताएगा ना, किसी कोई भी शाफ्ट कितने टॉर्क को कैरी कर सकता है। टॉर्क का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल मोमेंट, एक्सटर्नल ट्विस्टिंग मोमेंट, उसे हम टॉर्क कहते हैं। तो कह रहा है कितने एक्सटर्नल ट्विस्टिंग मोमेंट को ये कैरी कर सकता है, तो माय डियर ये तो हमें उसके रेजिस्टेंस से पता चलेगा ना, ये तो हमें उसके स्ट्रेंथ से पता चलेगा, इसीलिए हम टी आर का रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ था कि मटेरियल सेम है, तो जैसे ही मटेरियल सेम हुआ तो उसका टाउ परमिसिबल सेम हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस developed on the surface of a solid circular shaft under pure torsion is 160 megapascal। कह रहा है कि जब किसी सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट पे हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं, तो उस शाफ्ट के सरफेस पर आप जानते हैं कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, और वो आपको बोल भी रहा है यही बात कि सरफेस पर शियर स्ट्रेस का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 160 मेगापास्कल है। दैट मींस टाउ मैक्स हमें दिया हुआ है 160 मेगापास्कल। ओके, इफ द शाफ्ट डायमीटर इज डबल्ड, अभी तक जो आपका ये 160 मेगापास्कल वैल्यू है, उस टाइम मान लीजिए शाफ्ट का डायमीटर आपका क्या है, शाफ्ट का डायमीटर आपका d1 है, मान लेते हैं शाफ्ट का डायमीटर कितना है, d1। ओके, अब कह रहा है कि उस शाफ्ट के डायमीटर को हम लोग डबल कर रहे हैं, यानी अब जो फाइनल डायमीटर है हमारा वो कितना हो गया, 2 टाइम्स d1। Then the maximum shear stress developed corresponding to the same torque, दोनों पर टॉर्क सेम लग रहा है। आइए फिगर के हेल्प से इसको समझते हैं। मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, एक आपका शाफ्ट है, इस शाफ्ट का डायमीटर d1। ओके,
या आप इसको डी भी मान सकते हैं, लेकिन छोड़िए, जब हम लोग D1 मान ही लिए हैं, इस पर टॉर्क T लग रहा है, तो उस टाइम टाउ मैक्स कितना है? तो टाउ मैक्स है 160 मेगा पास्कल। ओके, अब आपसे कह रहा है कि बाबू हम लोग इस शाफ्ट के डायमीटर को डबल कर दे रहे हैं। ओके, कर दीजिए। हम लोग अब शाफ्ट के डायमीटर को क्या कर रहे हैं? डबल कर दे रहे हैं, लेकिन कह रहा है टॉर्क सेम रहेगा। डायमीटर डबल कर रहे हैं लेकिन टॉर्क सेम रहेगा, तो डायमीटर 2d1 हो गया, लेकिन टॉर्क उतना ही लगेगा। तो बताइए टाउ मैक्स का वैल्यू क्या होगा? टाउ मैक्स का वैल्यू क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन है माय डियर। ओके, चलिए अब देखिए टाउ मैक्स हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आप जानते हैं T बाई जे इज इक्वल टू क्या होता है? टॉर्शन इक्वेशन, टाउ बाय आर, टाउ मैक्स बाय आर। ओके, सो यहां से आपने देखा था कि टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा? T बाई जेड पी। T बाई जेड पी, यही फॉर्मूला होता है टाउ मैक्स का। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर तो कह रहा है कि टॉर्क दोनों के लिए सेम है, तो जब टॉर्क दोनों के लिए सेम है तो टाउ मैक्स यहाँ पर क्या होगा? टाउ मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड पी, यही लिखेंगे ना आप। यानी यहाँ पर टाउ मैक्स क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड पी। इसे आप 1 बोल दीजिए, इसे आप 2 बोल दीजिए। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? सो टाउ 1 बाई टाउ 2 इज इक्वल टू जेड पी फॉर सेकेंड बाय जेड फॉर 1। आप ऐसा ही लिखेंगे क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाउ 1 बाय टाउ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड ऑफ 2 बाय जेड ऑफ 1। ओके, चलिए, तो यहां से टाउ 1 बाय टाउ 2 जेड फॉर सेकेंड, चूंकि ये दोनों सॉलिड शाफ्ट है, तो सॉलिड शाफ्ट के लिए जेड का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं? पाई बाय 16 इंटू डायमीटर का पावर 3, और सेकेंड वाले के लिए डायमीटर कितना है? 2d1, तो 2d1 का पावर 3 डिवाइड बाय जेड फॉर फर्स्ट। फर्स्ट वाले का देखिए जेड कैसे आप निकालेंगे? पाई बाय 16 इंटू डायमीटर का पावर 3 होता है, और फर्स्ट वाले का डायमीटर कितना है? d1, सो d1 का पावर 3। ओके, चलिए, तो यहां से देखिए, सो टाउ 1 बाय टाउ 2 इज इक्वल टू पाई बाय 16 कैंसल आउट हो गया, 2 का पावर 3 8 d1 क्यूब डिवाइड बाय d1 का पावर 3, ये दोनों कैंसल आउट हो गया, दैट मीन्स इज इक्वल टू 8। अब देखिए टाउ 1, फर्स्ट शाफ्ट में शियर स्ट्रेस जो मैक्सिमम है वो कितना है? 160। टाउ 2 हमें निकालना है, इज इक्वल टू 8 बाई 1। सो यहां से टाउ 2 आपका क्या हो जाएगा माय डियर? 20 मेगा पास्कल। बात समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 20 मेगा पास्कल। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है? टू शाफ्ट, दो शाफ्ट है, एक सॉलिड है और एक हॉलो है। दो शाफ्ट है, एक सॉलिड और एक हॉलो, मेड टू द सेम मटेरियल। कह रहा है सेम मटेरियल का बना हुआ। ओके, विल हैव सेम स्ट्रेंथ। कह रहा है उसका स्ट्रेंथ सेम होगा इफ दे आर ऑफ सेम। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है दो शाफ्ट है, एक आपका सॉलिड है एक हॉलो है, और दोनों का मटेरियल सेम है। कह रहा है कि उस दोनों शाफ्ट का स्ट्रेंथ सेम होगा यदि उसका क्या सेम होना चाहिए? ओके, तो देखिए माय डियर फ्रेंड, यहां पर इक्वेशन आपका टॉर्सन इक्वेशन क्या है? तो T बाई जे इज इक्वल टू टाउ मैक्स बाय आर इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल। तो फर्स्ट और सेकेंड, सॉरी फर्स्ट और थर्ड टर्म को आप साथ लेके चलिए, तो आप क्या लिखेंगे? T बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल। तो यहां से आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टी एल बाई जी जे। जी जे को हम लोग टॉर्सनल रिजिडिटी बोलते हैं। जी जे को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्सनल रिजिडिटी। ओके, अब एक टर्म है टॉर्सनल स्टिफनेस, आपने पढ़ा होगा।
टॉर्सनल स्टिफनेस, इसे हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं टॉर्सनल स्टिफनेस को। तो टॉर्सनल स्टिफनेस क्या होता है? टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। जैसे आप एक्सियल लोडिंग में पढ़ते हैं, स्टिफनेस, एक्सियल स्टिफनेस इज इक्वल टू क्या होता है? लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर टॉर्सन के केस में क्या होगा? टॉर्सन के केस में हमारा लोड क्या है? टॉर्क। यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? टॉर्सनल स्टिफनेस इज इक्वल टू टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब यहां से देखिए, थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो Q इज इक्वल टू टी बाई थीटा। थीटा क्या है आपका? टी एल बाई जी से। तो यहां से आपका टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा जी जे बाई एल। सो Q इज इक्वल टू जी जे बाई एल। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये जो टर्म आप देख रहे हैं जी जे, इसे आप बोलते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी। टॉर्सनल रिजिडिटी यानी ये जो स्टिफनेस टर्म है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सो दिस रिप्रेजेंट रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ। रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ को डिनोट कर रहा है। मतलब ये हुआ, किसी भी शाफ्ट का पर यूनिट लेंथ पर, कोई भी शाफ्ट पर यूनिट लेंथ पर कितना रिजिड है, कितना रिजिड है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टिफनेस बोलेंगे। मतलब ये टर्म हमारा क्या बताएगा? उस शाफ्ट के स्ट्रेंथ को बताएगा। अगर ये वैल्यू कम आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पर यूनिट लेंथ पर आपका शाफ्ट कम रिजिड है। अगर इसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है, इसका क्या मतलब होगा? कि पर यूनिट लेंथ पर आपका शाफ्ट ज्यादा रिजिड है। तो ये वैल्यू आपको स्ट्रेंथ बताएगा। और वही आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए। एक हॉलो शाफ्ट है, एक सॉलिड शाफ्ट है, दोनों का स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या सेम होना पड़ेगा? तो माय डियर फ्रेंड, ये जो आप क्यू देख रहे हैं, टॉर्सनल स्टिफनेस, ये दोनों शाफ्ट के लिए तभी सेम होगा। यहाँ पर देखिए, क्यू बराबर क्या लिख रहे हैं आप? जी जे बाय एल। ध्यान से देखिए, मटेरियल सेम है माय डियर, तो उसके लिए जी सेम होगा। जी क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। तो सेम मटेरियल बोल दिया है, तो जी तो बेचारा गया, जी तो पहले से ही सेम है दोनों का। ओके, तो जी पहले से ही सेम है। अब कह रहा है कि ये जो स्ट्रेंथ है, ये दोनों शाफ्ट के लिए सेम होना चाहिए। तो माय डियर, ये क्यू तभी सेम हो पाएगा जब उस दोनों शाफ्ट का लेंथ सेम हो और जे सेम हो। जे क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी दोनों शाफ्ट का लेंथ और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रहा? तो उस टाइम दोनों शाफ्ट का स्ट्रेंथ सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? क्योंकि स्टिफनेस क्या है? सो दिस इज टॉर्सनल रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ। कोई भी सर्कुलर शाफ्ट है, वो यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ पर कितना रिजिड है, टॉर्सनल रिजिड कितना है, ठीक है, वही उसका स्टिफनेस है। दैट मींस ये स्ट्रेंथ बता रहा है। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेंथ और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। व्हेन टू शाफ्ट, दो शाफ्ट हैं, वन ऑफ विच इज हॉलो। ओके, एक कह रहा है कि हॉलो है, आर ऑफ द सेम लेंथ एंड ट्रांसमिट इक्वल टॉर्क विथ इक्वल मैक्सिमम स्ट्रेस। देखिए, दो शाफ्ट है, ध्यान से देखना है, दो शाफ्ट है, दोनों का लेंथ सेम है। ओके, एंड ट्रांसमिट इक्वल टॉर्क, दोनों शाफ्ट टॉर्क भी ट्रांसमिट इक्वल ही कर रहा है। मतलब टॉर्क भी दोनों शाफ्ट के लिए सेम है। ओके, एंड इक्वल मैक्सिमम स्ट्रेस, दोनों का टाउ मैक्स भी सेम है, दोनों का टाउ मैक्स भी सेम है। देन दे शुड हैव इक्वल, तो उन दोनों शाफ्ट का क्या बराबर होना चाहिए? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। दो शाफ्ट है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों दोनों पर सेम ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, सेम टॉर्क लग रहा है।
और दोनों का मैक्सिमम स्ट्रेस जो इंड्यूस हो रहा है वो भी सेम है, तो फिर उन दोनों शाफ्ट का क्या सेम होना चाहिए? तो माय डियर, जहां पर भी टी और टाउ मैक्स दोनों आ जाए तो वहां पर इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही रिलेशन है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू टी बाई जेड पी, टी बाई जेड पी। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोलेंगे? सो जेड पी इज इक्वल टू टी बाई टाउ मैक्स। आप खुद देख लीजिए, दोनों शाफ्ट के लिए टॉर्क सेम है, टाउ मैक्स भी सेम है, तो अगर दोनों शाफ्ट के लिए आप ZP का रेशियो निकालेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड शाफ्ट के लिए टॉर्क सेम है, टाउ मैक्स भी सेम है, तो ZP क्या होगा? ZP भी सेम हो जाएगा माय डियर, ZP भी सेम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? क्योंकि दोनों शाफ्ट के लिए टॉर्क और टाउ मैक्स दोनों सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देन दिस शुड हैव इक्वल पोलर सेक्शन मॉडुलस। तो यहां पर आपको क्या लिखा हुआ है? पोलर मॉडुलाई। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी आसान आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है। द डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट is increased from 30 mm to 60 mm. All other conditions remaining unchanged. Okay? एक आपका शाफ्ट है जिसका डायमीटर आपका 30 mm है, दूसरा एक शाफ्ट है जिसका डायमीटर माय डियर फ्रेंड क्या हो गया? ट्वाइस हो गया, 60 mm। ये मान लीजिए D1, ये मान लीजिए D2, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड। दोनों अलग अलग शाफ्ट नहीं है, दोनों सेम शाफ्ट है। मैं बस कंडीशन बता रहा हूं कि फर्स्ट कंडीशन में उसका डायमीटर 30 है और सेकेंड कंडीशन में उसका डायमीटर 60 हो गया है, और फिर आपसे कह रहा है कि ऑल अदर कंडीशंस रिमेनिंग अनचेंज्ड। बाकी सब वैसा का वैसा ही है, कोई कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है मतलब क्या है? कि वहां पर जैसे लेंथ हो गया, मटेरियल सेम है, सब कुछ अनचेंज्ड है। देन हाउ मेनी टाइम्स इज इट्स टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज्ड? तो उसका टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी कितना टाइम्स इंक्रीज कर गया? फिर देखिए टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बोला जा रहा है, मतलब यहाँ पर हमें टी आर का रेशियो पूछा जा रहा है। हम लोग यहाँ पर टी आर का रेशियो निकालेंगे, और टी आर इज इक्वल टू होता क्या है जी? टी आर इज इक्वल टू होता है ZP इंटू टाउ परमिशिबल। अब देखिए, आपने पढ़ा टाउमैक्स इज इक्वल टू टी बाई ZP, तो यहां से देखिए टाउमैक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सॉरी, यहां से टी बराबर क्या हो जाएगा? ZP इंटू टाउमैक्स। देखिए दोनों में अंतर है, यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर देख रहे हैं टी बराबर ZP इंटू टाउमैक्स, और यहां पर क्या देख रहे हैं? टी आर बराबर ZP इंटू टाउ परमिसिबल। दोनों डिफरेंट है। यहाँ पर जो आप सिर्फ टी देख रहे हैं वो क्या है? एक्सटर्नल टॉर्क। ये जो टी आर देख रहे हैं वो क्या है? बॉडी के अंदर जो रेजिस्टिंग कपल है, रेजिस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो है आपका टी आर। यानी दिस इज रेजिस्टिंग ट्विस्टिंग मोमेंट। टी क्या है? एक्सटर्नल ट्विस्टिंग मोमेंट, दोनों अलग है। तो रेजिस्टिंग ट्विस्टिंग मोमेंट में क्या आएगा? टॉ परमिसिबल आएगा। ओके, तो इसे का ही हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है। अब देखिए पहला, ये दोनों शाफ्ट क्या है? सेम शाफ्ट है, सेम शाफ्ट है, सिर्फ डायमीटर चेंज हुआ है, यानी सेम मटेरियल है इसका जी, दोनों का मटेरियल सेम है। जब मटेरियल सेम होगा तो मैंने क्या बताया कि टाउ परमिसिबल क्या हो जाएगा? दोनों का सेम हो जाएगा, दोनों का है टाउ परमिसिबल सेम हो गया, बस हो गया। जब टाउ परमिसिबल दोनों का सेम है तो टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू ZP, ये हो जाएगा, क्योंकि टाउ परमिसिबल दोनों का सेम है। सो टी आर प्रोपोर्शनल टू ZP। ओके, अब हमें दोनों का रेशियो पूछ रहा है। सो TR1 बाय TR2 इज इक्वल टू ZP ऑफ 1 बाय ZP ऑफ 2। ओके, चलिए वैल्यू निकालते हैं।
जेड पी फॉर फर्स्ट, तो पाई बाय 16 इंटू डी क्यू होता है। डी पहले वाले का डायमीटर कितना है 30। ओके, सेकेंड वाले का देखिए डायमीटर कितना है 60 है, इंटू 60 का पावर 3, पाई बाय 16 कैंसल आउट। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 30 बाय 60 का पावर 3, 2 टाइम्स में कटेगा, तो ये हो गया आपका 1/8। यानी माय डियर फ्रेंड, TR1 डिवाइड बाय TR2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/8। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या बोलेंगे, सो TR2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स TR(1), यानी आपका टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी क्या हुआ 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप डायमीटर बढ़ाते हैं शाफ्ट का, तो आप क्या देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जब डायमीटर बढ़ाएंगे तो उसका टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी 8 गुना बढ़ जाएगा। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए सॉलिड शाफ्ट is used to transmit a power of 120 pi kilowatt at 120 rpm। एक सॉलिड शाफ्ट है और वो सॉलिड शाफ्ट 120 rpm पर 120 rpm पर रन कर रहा है, और कितने पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, तो 120 पाई किलोवाट को ट्रांसमिट कर रहा है। ओके, तो पहले यहां पर आप लिख दीजिए क्या गिवन है, तो हमारा पावर कितना है 120 पाई किलोवाट, और स्पीड कितना है माय डियर, n इज इक्वल टू 120 rpm। ओके, देन द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट इज, तो बताइए शाफ्ट के द्वारा कितना टॉर्क ट्रांसमिट होगा। आपसे टॉर्क पूछा जा रहा है, आपसे टॉर्क पूछा जा रहा है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं वी नो दैट पावर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ओके, सो P इज इक्वल टू ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं 2 पाई n बाई 60 इंटू टी, हमें T चाहिए। ओके, सो T इज इक्वल टू 60 इंटू P डिवाइड बाय 2 पाई n, 2 पाई n। ओके, सो टॉर्क इज इक्वल टू 60 इंटू P कितना है आपका 120 पाई किलोवाट डिवाइड बाय 2 पाई इंटू n आपका कितना है 120। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब इसका यूनिट चेक करते हैं, ठीक है। ये देखिए P का यूनिट क्या है, P का यूनिट क्या है माय डियर, तो यहाँ पर लिखिए किलोवाट, नीचे n है, इस n का यूनिट क्या होगा, तो आरपीएम मत बोल दीजिएगा, स्टार्टिंग में आरपीएम है। ओके, लेकिन आपने 60 से डिवाइड किया हुआ है, तो अब ये सेकंड में आ गया ना, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएस, इसको आप आरपीएस बोलेंगे, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ओके, सो किलोवाट, किलोवाट डिवाइड बाय रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन नीचे सेकेंड ऊपर, रिवॉल्यूशन को छोड़ दीजिए, रिवॉल्यूशन को लेके क्या कीजिएगा, वाट क्या होता है जूल पर सेकेंड, और सेकेंड ऊपर में है ही, तो सेकेंड सेकेंड कैंसल आउट, किलो जूल, और जूल को क्या बोलते हैं न्यूटन मीटर, तो इसका यूनिट क्या है किलो न्यूटन मीटर। तो आप यहाँ पर यूनिट लिख सकते हैं किलो न्यूटन मीटर। तो यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा माय डियर। आइए अब देखिए क्या कैंसल आउट हो रहा है, पाई और पाई कैंसल आउट, 120 120 कैंसल आउट, और 2 से 60 आपका 30 टाइम्स में कट जाएगा। सो T इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन मीटर। तो टॉर्क ट्रांसमिटेड कितना होगा 30 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग टॉर्शनल शियर स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन को हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में भी हम लोग ट्विस्टिंग मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग न्यू चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, आई होप कि आप लोग सेशन को एंजॉय कर पा रहे हैं। ओके, आई होप कि आप यहाँ पर क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, और यदि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे, और चैनल और सेशन को आप लाइक कर देंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।